लोकसभा के इलेक्शंस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं उनको फेयर फ्री मैनर के अंदर यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी एक्चुअल में एक 3 मेंबर्ड बॉडी होती है, पर आज के समय ना हमें इसमें सिर्फ एक ही मेंबर देखने को मिलता है। आप जानते हो 3 मेंबर के अंदर एक तो होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस साथ ही साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अभी देखो पिछले कुछ टाइम के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर तो रिटायर हो गए थे। इसके साथ ही ना जो अरुण गोयल जी हैं उन्होंने यहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया है इलेक्शन कमिश्नर के रूप के ऊपर। अब आज के समय सिर्फ एक ही मेंबर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये अपने आप में बहुत कंसर्निंग वाली बात है कि आखिर इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। इनफैक्ट ये वाली जो बात है ये इंटरनेशनल हेडलाइंस तक बन चुकी हैं कि इंडिया जहां पर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वहां पर इलेक्शन कमिश्नर्स यहां पे इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वो भी जस्ट बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस। ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय हमें देखने को मिला है। प्लस एट द सेम टाइम अब देखो इनकी जगह के ऊपर जो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे वहां पर वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, एक कमेटी के द्वारा, जहां पर आपके प्रधानमंत्री जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 2:1 की मेजॉरिटी हमें सरकार की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पिछले कुछ दिनों के अंदर उठ रहे हैं। ओपोजिशन ने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं आपके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा देखने को मिलेगा कि कैसे इंश्योर हो सकता है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो फेयर एंड फ्री मैनर के अंदर करी जाती हैं, एंड साथ ही साथ हमारे जो कमिंग इलेक्शंस हैं उनको अच्छे से प्रॉपर ढंग के अंदर कंडक्ट किया जाए। आपकी इसके बारे में क्या राय है आप मुझे भी डेफिनेटली नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। दोस्तों डेट है आज की 11 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक के साथ, दैट इज इंडिया EFTA। क्या है ये? देखो कल थी 10 मार्च, तो 10 मार्च के दिन इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो 4 कंट्रीज हैं उस ब्लॉक के द्वारा बायलैटरल FTA यहाँ पे साइन किया गया। इसके माध्यम से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फ्लो, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के अंदर यहाँ पे मदद मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इंडिया ने कौन सी कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे जो आपके साइन किया है वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? देखो यहाँ पे 4 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आइसलैंड, लाइकेनस्टाइन, नॉर्वे और साथ साथ स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ का आप नाम ध्यान में रखोगे। इनको 4 मेंबर्ड EFTA नेशंस भी बोला जाता है। अब अगर आप इन चारों देशों की बात करोगे ना, आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे सर कि ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, वैल्यू एडिशन इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छी खासी होती है। तो इंडिया जब इनके साथ अब ये जो इंडिया EFTA हमने जो साइन किया है इसके माध्यम से ना बहुत सारी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। प्लस एट द सेम टाइम क्योंकि हमने ये ट्रेड वगैरह के लिए एग्रीमेंट्स किए हैं, इसके माध्यम से आपके गुड्स का, आपके सर्विसेज का, आपके दोनों साइड के जो बिजनेसमैन हैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। EFTA की बात करूँ, ठीक है ना, ये EFTA कर लेना। इसको यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा फाउंड किया गया था इन 1960। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पार्लियामेंट्री कमेटी या EFTA की एक कंसल्टेटिव कमेटीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसकी जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है दैट इज़ EFTA काउंसिल। ये काउंसिल लगभग 8 बार मिलती है एक साल के अंदर, एंड मिनिस्टेरियल लेवल के ऊपर 2 बार मिलती है। काम यही होता है कि अलग अलग जो एक्शंस हैं कैसे बाकियों के साथ हम उनको एंगेज कर सकते हैं। इसका सेक्रेटरीट आपको जिनेवा के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसा मैं आपको बता भी रहा था, इससे भारत और EFTA वाले जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में ट्रेड इंक्रीज़ होगा, एंड साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। FTA इंडिया के अंदर अच्छा खासा आ सकता है, आपके कस्टम प्रोसीजर थोड़े स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, एंड इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है इन कंट्रीज़ का तो वो भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है। ठीक है, एंड इसके साथ ही क्योंकि इनके साथ हमने साइन कर दिया, अब आने वाले टाइम के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन और UK के साथ भी हमारे इस तरह से FTA नेगोशिएशंस हो सकते हैं। अब इसका ना आपको नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज TEPA। ठीक है, ये जो साइन हुआ है ना इसका नाम क्या है? TEPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो कई बार UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडिया ने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, तो आप जानोगे कि EFTA कंट्रीज़ के साथ, जिसके अंदर आपका 4 देश कौन से, आपका आइसलैंड, लाइकेनस्टाइन, आपका नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड, ये 4 देश आपको यहाँ पे पता होने चाहिए।
नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। देखो वीकेंड के ऊपर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिन्होंने पहली बार इस तरह का अवार्ड हमें देखने को मिला। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में। देखो एक्चुअल में ना आप लोग भी अच्छा खासा, आप लोग भी यूट्यूब देखते ही हो, ठीक है। बाकी और भी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, लिंक्डइन, फेसबुक, कू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अमन गुप्ता को देख सकते हो, ठीक है, जो कि शार्क टैंक के अंदर हैं, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम तो इनको सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड मिला है। ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग जैसे एजुकेशन की फील्ड के अंदर काम करते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। PW ओनली आईएएस भी एक है, पर उनको अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड तो देखो, अवार्ड मैं आपको बता देता हूँ किन किन को यहाँ पे आप बहुत सारे देख सकते हो, आपको याद नहीं रखना, पर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। जैसे नमन देशमुख जी को बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन क्रिएटर अवार्ड मिला है। ऐसे रणवीर इलाहाबादिया, काम्या जानी, जो आपके 75 डे हार्ड चैलेंज वाले बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड उनको मिला है। तो इस तरह से टोटल 20 अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये तो पहली बार अवार्ड दिए गए हैं, और यहाँ पर जो भी पर्सन जिसको ये अवार्ड मिलेगा उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए नॉमिनेशन वाले दिन के अंदर। यहाँ पर 20 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड दिए जाते हैं। 19 कैटेगरीज इंडियंस के लिए हैं सिर्फ, और एक कैटेगरी आपके इंटरनेशनल क्रिएटर्स के लिए भी है। तो कोई आपसे पूछे कि क्या सिर्फ इंडियंस को ही मिलता है? नहीं, यहाँ पर एक कैटेगरी डिजिटल कंटेंट वाली इंटरनेशनल क्रिएटर्स के लिए भी यहाँ पर ओपन है। साथ ही साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कंटेंट है वो शेयर होता है। कंटेंट इंग्लिश में भी हो सकता है या किसी भी भारतीय लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो क्रिएटर है वो खुद को अपने आप को ही नॉमिनेट कर सकता है 3 कैटेगरीज के अंदर। एंड अगर कोई और नॉमिनेट करना चाहे तो अक्रॉस ऑल द 20 कैटेगरीज उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जा सकता है। फिर उस हिसाब से लोग वोट वगैरह करते हैं, एंड वोटिंग के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन यहाँ पर बेस्ट डिजिटल क्रिएटर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गया, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, गेमिंग, इस फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छा अगर डिफरेंस क्रिएट किया हो तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह से अवार्ड हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार ये इस तरह के अवार्ड दिए गए, एंड दीज आर ऑल्सो ओपन टू पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्योंकि 19 कैटेगरीज के लिए इंडियंस ही हैं। एक कैटेगरी में इंटरनेशनल क्रिएटर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं फिर से बता दूं, ये नाम आपको ध्यान नहीं रखने हैं, इट जस्ट कि इस तरह के आपको बस एक आइडिया देने के लिए मैंने ये सामने आपके लाया है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया रिसीव्स मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड। पहले ना मैं आपको दोनों बीमारियों के बारे में बताता हूँ, मीजल्स और रुबेला के बारे में। मीजल्स आपने सुना होगा, आप लोगों ने, या हिंदी में खसरा करके आप बीमारी के बारे में जानते होंगे। ये जो बीमारी होती है ये एक वायरल डिजीज़ होती है जो काफ़ी कंटेजियस होती है, मतलब काफ़ी तेज़ी से फैलती है, ठीक है ना। मॉर्बिली वायरस नाम के वायरस से ये फैलती है, जो कि ब्रेथ से, कफ या स्नीज, मतलब सांस लेने से, खांसने से या फिर छींकने से इन्फेक्टेड पर्सन के दूसरों को यहाँ पे फैल सकती है। बच्चे यहाँ पर सबसे मेजर इसका शिकार होते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी पाओगे कि जब भी किसी पर्सन को ऐसे खसरा या मीजल्स हो जाता है तो उस केस के अंदर पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से रैशेस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जुकाम वगैरह मतलब आता रहता है, रनी नोज रहता है, खांसी आती है, एंड कहीं ना कहीं साथ में हाई फीवर वगैरह भी रहता है। तो इसको आप मीजल्स कह सकते हो। यहाँ पर देखा गया 2021 के अंदर लगभग 1,28,000 लोगों की डेथ होगी मीजल्स की, जिनमें ज़्यादातर जो थे वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे ही थे। इसके लिए देखो वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा डेथ्स हमें देखने को मिलती है। तो मीजल्स तो हमने समझ लिया, इसी तरह से रुबेला भी है। रुबेला भी काफ़ी सिमिलर है मीजल्स की तरह ही। इसको ना आप यहाँ पे देख भी पाओगे, ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इनफैक्ट कई बार ना, जैसे अगर मान लो किसी मदर को है या मतलब जो प्रेग्नेंट महिला है उसको है, जब वो माँ बन जाती है तो उसके बच्चे को भी कई बार देखने को मिलता है। तो उनके अंदर कई बार रुबेला इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, जो आपके अनबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ है कि यहाँ पे भी आपको रेड रैशेज़ आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से देखने को मिल जाएंगे रुबेला के अंदर। इसको रेड रैशेज़ को जर्मन मीजल्स या फिर 3 डे मीजल के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको जानने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे पास एक वैक्सीन है MMR वैक्सीन, मीजल मम्प्स रुबेला वैक्सीन। ये सेफ़ है, हाईली इफेक्टिव भी है, पर तब भी वैक्सीन होने के बावजूद भी
हम लोगों के मतलब लोगों तक ये कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाती है, जिस वजह से डेथ से और बच्चे इसका काफ़ी हद तक शिकार हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है जो उसके अंदर रेड रैशेज आपको बॉडी के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर भी समझा दिया मैंने आपको, उस वजह से कुछ डेथ या फिर कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिसको हम CRS कॉन्जेनाइटल रुबेला सिंड्रोम भी बोलते हैं। राइट, अब भारत ने अच्छा काम भी किया है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो हमारा जो UIP है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत हमने जो MMR वैक्सीन है उसको इसका पार्ट बनाया हुआ है। क्योंकि आप नोटिस करते हो वैक्सीन है तो डेफिनेटली हम बच्चों को देना चाहते हैं, तो इस वजह से 2017 से ही UIP का पार्ट ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब इंडिया की स्ट्रेटजी यही है कि वैक्सीनेशन लोगों तक प्रोवाइड करी जाए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जाए, ताकि कहीं ना कहीं सबको यहाँ पे बचाया जा पाए। ग्लोबल लेवल के ऊपर भी बहुत सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, जैसे WHO यहाँ पे हो गया, बाकी और पार्टनर के साथ मिलजुल कर इंश्योर ये किया है कि 56 मिलियन डेथ्स यहाँ पे बचाई हैं पिछले 20 साल के अंदर। तो जो वैक्सीनेशन की वजह से हमने डेथ्स को प्रिवेंट किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं ये जो अवार्ड इंडिया को मिला है उसके बारे में। तो इंडिया को क्या अवार्ड मिला है? मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड। और किसने दिया है? मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप के द्वारा एट द अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर USA। ये जो पार्टनरशिप है ना, जो मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप है, यहाँ पर डिफरेंट एजेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे अमेरिकन रेड क्रॉस एजेंसी हो गया, BMGF हो गया, गावी हो गया, US का जो CDC है वहाँ का, ठीक है ना, यूनिसेफ हो गया, UNF, WHO। ये नाम नहीं याद रखने, बस आइडिया होना चाहिए कि बहुत सारी अलग अलग, WHO हो गया, USK हो गया, ठीक है ना, इस तरह से सब लोग, गावी ग्लोबल अलायंस हो गया। तो यहाँ पर ये सब लोग मिलकर इस तरह से ये पार्टनरशिप के अंदर रोल प्ले करते हैं। एंड इंडिया का जो अच्छा काम रहा है उस वजह से इंडिया को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है कि 50 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगातार कोई मीजल्स का केस नहीं आया एंड 226 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी रुबेला केस नहीं आया ओवर द लास्ट 1 ईयर। तो इस वजह से इंडिया को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअल में ना, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, हालांकि इकोनॉमी के क्लासेस के अंदर मैंने आपको कई बार ये चीज़ डिस्कस करी है। देखो जब हम बात करें ना कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर की, तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स की, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ये एक 3 टियर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। टॉप के ऊपर अगर आप जानोगे तो दैट इज़ आपका जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो आ जाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपका DCCBs, डिस्ट्रिक्ट आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया। एंड तीसरे नंबर पे ऊपर आ जाती हैं आपके PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो होता क्या है ना, जो आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनसे जो क्रेडिट वगैरह है वो ट्रांसफ़र होता है DCCBs, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। एंड जो DCCBs है वो डायरेक्टली वर्क करते हैं आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के साथ। और ये जो पैक्स होते हैं फिर ये आगे डायरेक्टली डील करते हैं फार्मर के साथ। अब ये कोऑपरेटिव बॉडीज़ है, कौन सी बॉडीज़ हैं सर? कोऑपरेटिव बॉडीज़ हैं। क्योंकि ये कोऑपरेटिव बॉडीज़ हैं तो यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे इनके, वो कौन से होते हैं सर? वो किसान ही होते हैं, फार्मर्स ही होते हैं। ऑफिस बेरर्स होते हैं वो इन किसानों में से ही यहाँ पे चुने जाते हैं। तो इस वजह से पैक्स जो है ना वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। एंड कहीं ना कहीं लोन्स वगैरह लेने हो तो पैक्स के माध्यम से बहुत ही कम पेपर वर्क के साथ बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आप ये लोन्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। अब आप लोग सोचोगे सर पैक्स के तो फिर बहुत फ़ायदे हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। 3 टियर स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे लगभग 13 करोड़ फार्मर्स पैक्स के मेंबर हैं जो कि अलग अलग तरह के लोन्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड फर्टिलाइजर के अंदर यहाँ पे एंगेज हैं। अब इसी इंपॉर्टेंट को समझते हुए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि भैया जब 2047 यानी कि देश हमारा विकसित भारत बनेगा, डेवलप्ड इंडिया बनेगा, उस समय इंडिया के हर गांव के अंदर पैक्स होगा। गेटिंग इट? एंड साथ ही साथ इनको सबका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं बहुत नई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनेगी। इवन ना सरकार ने एक डेटाबेस लॉन्च किया है, मैं आपको इस डेटाबेस का बताता हूँ, दैट इज़ नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आप जानते हो, बहुत ही नई मिनिस्ट्री बनाई गई है पिछले कुछ सालों के अंदर ही, उसके द्वारा इस डेटाबेस को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस को। अब यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर का जो भी सारा डेटा वगैरह होगा वहाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का यहाँ पे आपको डेटा होगा, उनके अंदर जो भी गैप्स हैं, कहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ पर अच्छा काम नहीं कर रहे, कहाँ पर कैसी पॉलिसीज़ बनानी है, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस के माध्यम से हम उनका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर भी ना जो काम हो रहा है वो डिफरेंट फेजेस के अंदर हो रहा है इस डेटाबेस का, कि पहले यहाँ पे आपने
लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा सोसाइटीज़ को आपने उनको मैप कर लिया। फिर अकॉर्डिंगली अलग अलग बैंक से, अलग अलग आपके और इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया गया। फिर बाकी जो आपकी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया गया, ताकि एक प्रॉपर एक डेटाबेस बन जाए, एक डेटा पूल बन जाए, डेटा रिपॉजिटरी बन जाए, उनमें हम गैप्स आइडेंटिफाई कर पाएँ एंड कहीं ना कहीं फिर हम उनके साथ मिलकर आपकी पॉलिसी मेकिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, वो सब चीज़ें कर पाएँ। ये फोकस रहा है इन सभी चीज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मेंधा विलेज गेट्स पंचायत स्टेटस अंडर ग्रामदान एक्ट। देखो दरअसल में ना ये डाउन टू अर्थ के अंदर एक आर्टिकल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इस वजह से ऐड करवाया इस चीज़ को। एक्चुअली इस बात को समझो हो क्या रहा है। पहले मैं आपको ना थोड़ा आपको भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के बारे में समझाता हूँ। अब आप लोगों ने ना, मैंने वैसे पहले भी पढ़ाया है भूदान मूवमेंट। भू का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है, दान मतलब ग्रांट, ठीक है ना, आप लैंड को गिफ्ट करना इज़ नोन एज भूदान। ठीक है, तो जो आचार्य विनोबा भावे जी थे उनके द्वारा यहाँ पे भूदान मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। उसके अंदर यही था, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर एक अटेम्प्ट था, ताकि जो जिनके पास ज़्यादा लैंड है वो कहीं ना कहीं जो बिग लैंड ओनर्स हैं वो लैंडलेस को अपनी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है ना, तो वो था भूदान। फिर हमें इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ग्रामदान के अंदर। ग्रामदान के अंदर क्या हुआ, ग्रामदान के अंदर जो पूरा विलेज है, द एंटायर विलेज, इट वॉज पुट अंडर अ कॉमन ट्रस्ट। जितनी ग्राम की ज़मीन है ना वो एक कॉमन ट्रस्ट के अंतर्गत आ गई। अब क्योंकि जो सारी ज़मीन है वो एक कॉमन ट्रस्ट के अंदर आ गई, अब मान लो जो लैंड है उस ज़मीन, उस गांव की, वो किसी को भी बेची नहीं जा सकती आउटसाइड द विलेज। किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेची जा सकती, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेची जा सकती जिसने ग्रामदान का जो ट्रस्ट था उसको ज्वाइन नहीं किया। तो ये यहाँ पे था। एंड एट द सेम टाइम जो लैंड ओनर्स थे वो उसको अपने, उनके पास जो ज़मीन थी उसके बेनिफिट्स वगैरह ले सकते थे, अपने आप को जो अपनी ज़मीन है उसको कल्टीवेट कर सकते थे। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ ना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको प्रोटेक्ट करना थोड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सबके पास बराबर के राइट्स आ गए, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कम्युनिटी के पास उन्होंने एम्पावर कर दिया, और कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नेंस का एक रास्ता भी निकल के आया। ये बात तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। इससे कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, लोगों के पास भी थोड़ी ज़्यादा पावर हमें देखने को मिलती है। तो इससे कहीं ना कहीं लोग भी आगे आए एंड अकॉर्डिंगली कम्युनिटी को भी जहाँ पे ज़्यादा पावर मिलने लग गई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना, जो मेंधा विलेज है आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर ना एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे दिस इज होम टू अप्रॉक्सीमेटली 500 गोंड आदिवासीज। अब इनकी जो अप्रोच होती है, आप जानते हो जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं उनकी अप्रोच हो रहती है कि एक कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स द लैंड ओनरशिप एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन। ठीक है, कि सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। कम्युनिटी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा पावर हो सकती है। तो यहाँ पर फोकस इनका यही था कि अपने एरिया को, अपने विलेज को वो ग्रामदान विलेज डिक्लेयर करवाएं। ऐसा क्यों? ग्रामदान विलेज डिक्लेयर होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो ज़मीन होगी वो कम्युनिटी की ही रहेगी। कोई भी इंसान ज़मीन को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ कम्युनिटी। इस वजह से क्या होगा, वो अपने जो विलेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे फ़ायदे हमें देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखना, ये विलेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विलेज है, ट्राइबल पॉपुलेशन के अलग अलग स्टेप्स की वजह से भी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है इन्होंने यहाँ पे देखा उस वजह से भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इनके जो सेल्फ रूल की जो स्ट्रगल थी वो 2013 के अंदर स्टार्ट हो गई थी। फिर 2023 अक्टूबर के अंदर इनको ग्रामदान का स्टेटस मिला एंड अब जाके यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से इनको ग्राम पंचायत नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल गया है। एंड इस वजह से रेजिडेंट्स की वहाँ पे ओवर देयर फॉरेस्ट एंड ओवर देयर लैंड, उनके ऊपर उनके कुछ अधिकार, उनके पास पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको समझा दिया एंड करंट पर्सपेक्टिव क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। ग्रामदान की अगर बात करें तो पहला जो विलेज था जो ग्रामदान के अंतर्गत आया वो था आपका मगरोथ हरिपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर बाकी जो सेकंड एंड थर्ड थे वो उड़ीसा के अंदर देखने को मिले हैं। ठीक है ना, राइट। इंडिया के अंदर आज के समय लगभग 3660 ग्रामदान विलेजेस देखने को मिलते हैं विच आर स्प्रेड अक्रॉस 7 स्टेट्स, जहाँ पे उड़ीसा के अंदर मैक्सिमम विलेजेस आपके ग्रामदान स्टेटस के अंडर हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए थे। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। इसके अलावा जो सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर बताता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अगर सी डिफेंडर्स 2024 की, तो आपकी ये इंडिया और जापान के बीच में नहीं, ये इंडिया और यूएसए के बीच में जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा।
नेटो की बात करें तो नेटो बिल्कुल, आप आर्टिकल 5 हमने डिस्कस किया था कि अटैक अगेंस्ट वन इज कंसिडर्ड एज अटैक अगेंस्ट ऑल, दिस इज करेक्ट। प्रसाद स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म था, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। नमस्ते स्कीम हमने डिस्कस किया था, किस तरह से जो आपके सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं उनकी डेथ्स को रोकने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट बन जाएगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा एमसीक्यूज़ के अंदर, पहला इकोनॉमी से क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक बार डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। एंड दूसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग द फोर्ट विलियम कॉलेज। होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको दे रखी हैं और ये टर्म्स समझना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कई बार यूपीएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। परिव्राजक की बात मैं अगर करता हूँ ना, इसका अर्थ होता है रिनंसिएट एंड वॉन्डर। क्या मतलब इस चीज़ का? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपना सब कुछ त्याग कर ऐसे जंगलों में घूमते हैं, या फिर मतलब तो उनको जो त्याग देने वाली चीज़ होती है उसी को परिव्राजक बोलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध जी थे, वर्धमान महावीर थे, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं परिव्राजक के, जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया। श्रमणा की बात करें या श्रमण आप कह सकते हो, जब हम बात करते हैं ना श्रमण की, श्रमण का अर्थ आपका प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस नहीं होता। श्रमण क्या होते हैं? श्रमण ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं, एक तो जैसे जिन्होंने अपनी वर्ल्ड लाइफ को ना एक तरह से छोड़ दिया होता है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं दुनिया का सच जानने के लिए उनको यहाँ पे इस तरह से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इनका इक्वल ट्रीटमेंट के अंदर ये विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ कोई भी कास्ट डिस्टिंक्शन वगैरह के अंदर नहीं मानते। तो ये श्रमणा की जो बात करी गई है, प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस, ये अपने आप में गलत है। तीसरी मैं बात करूँ उपासक की, उपासक का बिल्कुल ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, इन्हीं को ही बोला जाता है। जैसे एक तो होते हैं जैसे मॉन्क्स हो गया, नन्स हो गया, वो तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं, पर कुछ ले फॉलोअर्स, आर्म फॉलोअर्स भी होते हैं जो कि आपके उपासक के नाम से जाने जाते हैं, जो कि कुछ एक सर्टेन वॉव्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे करेक्ट बनेगा 1 और 3 ओनली, ऑप्शन बी। और यूपीएससी ने ना ये क्वेश्चन सिर्फ 2020 में नहीं पूछा, ऐसे जो कुछ कुछ वर्ड्स है परिव्राजक और श्रमण तो 2016 वाले पेपर में भी आ चुके हैं, तो देयर इज अ काइंड ऑफ अ रेपिटेशन ऑल्सो इज देयर, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी। यहाँ पर पूछ रहा है कि इंडिया में केवल एक सिटीजनशिप और एक डोमिसाइल है। बिल्कुल, अगर आपने अपनी लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो वहाँ पर आपका आई थिंक स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स के अंदर ही सिटीजनशिप आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 के अंदर। तो भारत का संविधान सिर्फ एक ही सिंगल सिटीजनशिप को ही अलाउ करता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें जो कह रहा है अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है पहले ये बताओ? हेड ऑफ द स्टेट सर होते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट साहब को सिटीजन होना ज़रूरी है, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बर्थ के थ्रू ही हो। आपका बर्थ के साथ भी, आप अगर नेचुरलाइज सिटीजन हो तब भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। हाँ, यूएसए की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो वहाँ पर आपको बाय बर्थ ही सिटीजन होना पड़ेगा, पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर आप बाय बर्थ भी, नेचुरलाइज सिटीजन भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करूँ, कह रहा है कि अगर एक फॉरेनर को एक बार सिटीजनशिप दे दी गई है तो उसको कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसकी सिटीजनशिप छीनी नहीं जा सकती। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अगर किसी पर्सन ने फ्रॉड से सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसलॉयल्टी शो कर दी, या फिर कुछ इस तरह से चीज़ें कर दी, तो कहीं ना कहीं उससे यहाँ पे हम छीन सकते हैं सिटीजनशिप। ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका अकेला ठीक है, सेकंड एंड थर्ड आपके गलत हो जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।